3 गुण यदि किसी में हो जाता है जी, तो 90% की यात्रा आपकी पूरी हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो व्यक्ति वक्त का ध्यान नहीं रखेगा, वक्त उसका ध्यान नहीं रखेगा। आप कुछ भी करो, भीड़ से अलग हटके करो। हमेशा सुनते आए बचपन से, दुनिया संघर्ष को सलाम करती है। तो जो व्यक्ति गांव से निकलता है और गांव के साथ कनेक्ट रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। क्या होता है कि अपने दुख से कोई दुखी नहीं, दूसरे के सुख से वो दुखी है। बिल्कुल सही बात। तो अब उन्होंने कहा कि भी ब्लू स्टार के अंदर कौन वॉलंटियर जाना चाहता है, तो लोगों के ऐसे गर्दन से नीचे थी, हमारा हाथ सबसे ऊपर, दोनों हाथ ऊपर थे मेरे। आपकी सोच में यदि ये है कि मैं मेरा भला कर लूं, तो एक लिमिट तक आपकी ग्रोथ होगी, और सोच लिया कि मेरे देश का भला हो, तो आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। क्या बात है सर, क्या बात है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गॉप्टा टॉक्स ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी में। आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं, वो शख्सियत अपने फील्ड के शिखर पुरुष हैं। कैसे, अभी हम जानेंगे। एक इनोवेटर, एक विजनरी, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक सोशल वर्कर और अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए शख्स। शायद इस देश में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो उनसे परिचित नहीं होगा, या उसने कहीं ना कहीं उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं किया होगा, या उनके जो करियर हैं वो सड़कों पर देखे नहीं होंगे। हमारे बीच हैं श्री रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स के चेयरमैन, और इन्होंने इस इंडस्ट्री को नए आयाम दिए हैं। तो सर, हम आपके बारे में जितना जानते हैं, पहले तो आपका स्वागत करते हैं आज इस गॉप्टा टॉक शो में, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, हमें दिया। और इनफॉर्मल बातचीत हम करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके बारे में जितना हम बाहर से जानते हैं कि आप एक विजनरी हैं, एक इनोवेटर हैं, इस कंपनी को आपने नई ऊंचाइयां दी हैं। आप खुद को कहाँ देखते हैं? आप असल में रमेश अग्रवाल जी कौन हैं? ये हम जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आप यदि मान लो गहराई में जाओगे, तो जो सबसे साधारण पुरुष होता है, यदि उससे भी कोई साधारण है, तो वो रमेश अग्रवाल है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जिंदगी कठिनाइयों से शुरू की, और कई बार कहते हैं कि अरे वो प्रारंभिक कठिनाई बहुत थी, अब तो मैं समझता हूं कि अब उससे भी ज्यादा कठिनाई है। पहले अपनी खुद की चिंता होती थी, फिर परिवार की चिंता होने लग गई, फिर थोड़ी सी समाज की चिंता होने लग गई, तो जिम्मेवारी बढ़ गई, तो फिर अपने राष्ट्र की चिंता होने लग गई। तो वो राष्ट्र की चिंता है, वो थोड़ी सी ज्यादा कठिनाई है। आदमी तब सोचता है कि जीवन तो बार बार मिलता नहीं, इस जीवन में कितना करना है, कितना कर सकूं उतना कर लूं, तो कठिनाइयां बढ़ जाती है। बहुत तो मैं अपने आप को हर जगह एक साधारणी में अपने आप को पाता हूं, और वो ये मेरा एक कारण है कि मैं हर कठिनाई से जूझकर अपने रास्ते बना लेता हूं। गांव से निकला था, कभी दिल्ली तो बहुत दूर थी, गांव के पास हरियाणा में नलवा एक हिसार शहर होता था, अब जिला बन गया वो। मतलब शहर तक भी पहुंच जाते थे, हिसार तक भी पहुंच जाते थे, अपने आप को समझा करते थे कि हम थोड़े से अलग से व्यक्ति हैं, देखो शहर तक हम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके देश का भ्रमण हो गया, विदेशों में चारों तरफ घूमने को मिल गया, सीखने को मिला। तो जो व्यक्ति गांव से निकलता है और गांव के साथ कनेक्ट रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसकी जड़ें मजबूत है, ये मान लो आप। बिल्कुल सही बात। तो मेरा आज भी साल में 4 बार गांव जाना होता है। मैं निमित्त बांध लिए, एक हनुमान जयंती वाले दिन, एक दिवाली के बाद अन्नकूट वाले दिन, और 2 दिन और मुख्यतः। तो गांव से मेरा जुड़ाव है। यदि आप चारों तरफ से कहेंगे कि भाई ये सब दुनिया में लोग पैदा होते हैं, 142 करोड़ जनता पैदा हुई यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में अब है, तो क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग को कुछ जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है, और कुछ लोग पैदा होते हैं और जिस तरह से परमात्मा उनको परवरिश करता है, उसी तरह वो बढ़ते रहते हैं और उसके दिन चले जाते हैं। तो ये एक पीढ़ी का त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है। जैसे मेरे दादाजी तो खेत संबंधी ज्यादा वो गांव में रहते थे, एक फार्मर से थे, और पिताजी एक थोड़े से उसके भटकर फार्मर भी थे, और साथ के साथ उन्होंने एक वाणिज्य भी शुरू किया था। वाणिज्य, छोटा सा वाणिज्य, गांव में कुछ लेना बेचना, इस तरह का। और
कहते हैं ना परिवर्तन, एक पीढ़ी में कोई परिवर्तन आया तो उसके नीचे की पीढ़ी अपने आप ही तैरती रहती है जी। तो उनका जो स्वभाव था, क्योंकि मैं उनके साथ बारीकी से छोटे बचपन से लेकर और हर चीज, मेरे रोल मॉडल, मेरे मार्गदर्शक, जब भी मैं समस्या में होता था, तकलीफ में होता था, तो बस उनका ध्यान दे लिया, उनसे बात कर ली, वो एक झटके में आंसर दिया करते थे। उन्होंने कहा कि आपकी सोच में यदि ये है कि मैं मेरा भला कर लूं तो एक लिमिट तक आपकी ग्रोथ होगी। यदि आपने ये सोच लिया कि मेरा भला भी हो, परिवार का भला हो, थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ होगी। जब भी आपने सोच लिया तो मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो और मेरे समाज का भला हो और सोच लिया कि मेरे देश का भला हो, तो आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। क्या बात है सर, क्या बात है। वो एक सोच है ना उस व्यक्ति में थी। हालांकि वो कम पढ़े लिखे थे मगर बहुत समाज का मतलब उनको यदि मिल जाया करता और पिताजी कहीं किधर चले जाया करते तो लोग ये सोचा करते वो कौन से हाथ पे बिठा लो। ज़्यादा पर्सनैलिटी भी कोई नहीं थी, धोती पहनते थे, चप्पल पहनते थे, साधारण तरीके से रहते। तो वो चीज़ जो थी वो एक मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वो कह सकता हूँ कि एक देवतुल्य पिताजी के माध्यम से आया। बहुत खूब। और उतार लिया मैंने। उसके बाद धीरे करके मैं उनसे कहा कि मेरे को थोड़ा सा डिफेंस में मेरे को एक अनुभव लेना है, मैं रहूँगा 5-7 साल ही, आपकी आज्ञा हो तो उसने कहा कि तुम्हारे को व्यापार के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार क्या होता है कि वो नौकरी देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। तो नौकरी देने वाले बनोगे ना तो बहुत से लोगों को नौकरी दे पाओगे, और डिफेंस में जाने के बाद आप वह नौकरी एक लेने वाले ही बने तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उनकी कॉल को मैंने जैसे सुना, उसके बाद मैंने कुछ दिन के बाद फिर दोबारा उनसे मिला। मिलने के बाद फिर मैंने कहा कि पिताजी मन है आपकी आज्ञा हो तो। बिना आज्ञा में जा नहीं सकता, ये हमारी रीति नीति है, परिवार में ऐसा सिस्टम है। सो बोला कि ठीक है जाकर आ जाओ, मगर 2-3 चीज़ है, यदि आप मेरी बात मान लोगे तो एक क्या कि वहाँ पर लोग कहते हैं कि शराब बहुत पी जाती है, आदत बन जाती है, वो आपको नहीं पीनी। दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ पर नॉनवेज ही बहुत चलता है। मैं बोला कि दोनों आपकी आज्ञा पूरी 100% पालन होगी, न तो नॉनवेज के हाथ लगाऊंगा न ही कभी शराब के हाथ लगाऊंगा। तो उनकी आज्ञा लेकर मैं भारतीय वायु सेना में भर्ती हो गया। 5-6 साल में रहने का मौका मिला और लकी इसलिए हूँ कि डिफेंस में लोग भर्ती होकर 5-6 साल में कोई ऐसा एरिया उनको मिल जाता है जो पीसफुल एरिया बोलते हैं, मगर मैंने ऐसा एक हार्ड लिविंग एरिया ढूंढा। कश्मीर, करगिल, थुआइस, लेह, लद्दाख, अवंतीपुरा, बारामूला, ये सारा एरिया -14, -15, -18 डिग्री सेल्सियस में मेरे रहने का मौका मिला। तो वहाँ से जो मजबूती मिली और जो मैंने ऑलरेडी सीखा था घर से, वो मेरे को 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना मजबूती मिली। एक कि डिफेंस में रहते हुए MBA डिसिप्लिन की डिग्री मिल गई, वहाँ रहते हुए MBA होनेस्टी की डिग्री मिल गई, वहाँ रहते हुए MBA मलकाना की डिग्री मिल गई। ये 3 डिग्री यदि किसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता तो मेरे को तो शायद ना मिलती। वंडरफुल। हाँ, तो 3 डिग्री मिलने के बाद फिर हिम्मत हो गई, अब तो ये डिग्री किसी के पास नहीं है। क्योंकि मेरी सोच में क्या रहता था, कुछ भी काम करो वो करो जो आउट ऑफ बॉक्स हो, लीक से हटकर। क्योंकि लीक आपको हिम्मत तो दे देती है मगर आपकी पहचान खो जाती है, खा जाती है। तो मतलब ये लीक से हटकर काम करना है, तो 3 डिग्री लीक से हटकर हो गई। भारतीय वायुसेना में रहते रहते कई ऐसे काम हुए जो वहाँ मेरे को बल भी मिला और एक ये भी रहा कि मैं कुछ भी करूँगा तो हटके करूँगा और एक जगह अलग बना लूंगा, कहीं भी बना लूंगा। उतने कम समय में भी आपको बेस्ट एयरमैन अवार्ड मिला। हाँ, वो तो एक ऐसा रहता है कि जब आपका जब फोकस होता है, एक ध्येय जो इसको वाक्य बोलते हैं, उस पर निरंतर प्रयास कोई भी आदमी करता रहेगा, वो पालेगा। वो इसको जरा मैं कई बार कहता हूँ कि ये फर्स्ट आना और उसमें से हजारों लोगों में से वो आना, ये तो एक टारगेट आपका सेट कर लिया, निरंतर प्रयास करते रहो। हाँ, वो आपका पूरा हो जाए। बेहतर और बेहतर और बेहतर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो समय के हिसाब से आपके
मतलब आप में उपज पैदा होती है समय के हिसाब से, और वो जो बड़े लोगों ने जो इस तरह सिखाया है उन चीज़ों को देखते हुए। परिवर्तन कहाँ से हुआ? जब मैं भारतीय सेना के अंदर भर्ती होकर वहाँ गया कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर के अंदर मैं 15 दिसंबर को पहुँच गया था। 16 दिसंबर से मेरी ड्यूटी थी। तो आदमी जाता है, जब आपने कहा कि आप 540 बच्चों में से बेस्ट कैडेट निकले थे, तो मन में यह था कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, अब मैं स्टाफ बन गया, पहले अंडर ट्रेनिंग था, तो अब नई चीज़ें करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। तो 16 दिसंबर को गया, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, सर्दी का इलाका था कश्मीर। तो मेरे सीनियर ने कहा कि भाई तभी नौजवान हो, उस साल मेरी 19 साल की आयु थी, ज़िंदगी पड़ी है, कर लेना, घूमो कश्मीर। 20 दिसंबर आ गया, 21 दिसंबर आ गया, वो काम करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। और मेरे मन में एकदम वो कि भाई मैं काम करना है मेरे को। मैं वहाँ बड़ी मन में थी कि जब स्टाफ बनूंगा तो वाइल वर्क लाइक एनीथिंग। पर वो बस उन्होंने कहा कि करना हो तो एक काम करो ना। संडे वाला दिन था, वहाँ चपरासी उस दिन नहीं था, तो आज चाय बनाते हो, देखते हैं कैसे चाय बनाते हो। ओके। मैं जिंदगी भर में चाय तो नहीं बनाई, मगर ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला है चाय का भी, गर्म करो पानी, दूध डाल दो, पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, चाय बन जाएगी, सिंपल। तो उन्होंने कहा कि चाय बहुत अच्छी बनाई आपने। बोला मैं तो पहली बार जिंदगी बनाई हूँ, चलो आपने अप्रिशिएट किया। तो 2 दिन के बाद बोला कि चाय बहुत अच्छी बनानी आती है, रमेश चाय बनाओ। मैं 3-4 बार मेरे से चाय बनवाने लग गई। तो मैं बोला यार ये तो बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं डिग्री डिप्लोमा लेकर आया हूँ मेट्रोलॉजी की, और यहाँ चाय बनाने वाला बन गया। मेरी ड्यूटी थी एटीसी में, फ्लाइंग कंट्रोल के अंदर। ओके। मौसम विभाग है उसके अंदर एक, वो मैं काम करता था। 31 दिसंबर की दिन था और सैलरी डे था उस दिन, मंथ के एंड में सैलरी डे होता है। उस टाइम पर कैश सैलरी मिलती थी, ध्यान में आ रहा है कि 700 रुपये मेरी तनख्वाह होगी उस टाइम पर। तो मैंने रुपए गिने और जिसमें से मान लो 600 या 650 थे, तो 300-350 रुपये जेब में डाले और बाकी उस अफसर के हाथ में दे दिए, ये कहते हुए कि सर मैंने 15 दिन ही काम किया है, तो ये मेहनताना मेरा 15 दिन का है। 15 दिन तो चाय बनाने वाला काम किया था, तो उसका क्या मेहनताना लूँगा। क्या बात। तो मैंने वो वापस को पकड़ा दिए। उस मेरी नाम है फ्लाइंग ऑफिसर JK कोल, जितेंद्र कोल। उसने कहा कि ये डिफेंस है, यहाँ पर कोई भी चीज़ है ना अपनी मर्जी से नहीं होती, जब आपको दिया गया मेहनताना तो आपको लेना पड़ेगा, एंड इफ यू डोंट टेक इट इज ऑफेंस। मैं बोला कि यदि मैं ऑफेंस को यदि मेरे अंदर से यदि झाँक के देखता हूँ तो ले लूँगा तो बड़ा ऑफेंस है, और नहीं लूँगा तो छोटा ऑफेंस है, तो लेट बी बेटर छोटा ऑफेंस करने दो मेरे को। क्या बात। मेरी चार्जशीट रेज हो गई। अच्छा। और आई हैव बीन प्रेडी टू माय कमांडर, मेरे SK निगम कमांडर थे, तो उसने चार्ज पढ़ के सुनाए कि इन्होंने डिसोबे किया अपनी तनख्वाह लेने से। उसने कहा कि डू यू प्लीड गिल्टी? बोला कि सर नो। बोला क्यों? बोला कि मेरे हिसाब से मेरा ऑफेंस नहीं है, और कल से मेरे को काम दो, मैं तनख्वाह लूँगा आराम से, जब तक नहीं दोगे तब तक मैं नहीं लूँगा। तो देन ही सेड टू दैट पार्टिकुलर ऑफिसर कि भाई एक बार जाओ बाहर, मैंने को अकेले में बात करनी है। वो लिटरली मेरे हक किया। उसने कहा कि मेरे को एक बंदा बहुत दिनों के बाद ऐसा दिखाई दिया, तो मेरी पसंद का बंदा मिला मेरे को। क्या बात। और उसने कहा कि मैं कल से आपको मेरा SO बनाता हूँ। मेरे को सिर्फ मात्र 15 दिन हुए थे, और SO जो बनता है वो 15 साल के बाद कम से कम बनता है। अरे वाह। मेरे को 15 दिन के अनुभव वाला आदमी को SO बना दिया। क्या बात। और वो दिन के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपने आप में रहा कि मैं एनीथिंग जो है मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा एक अच्छा पुश मिला भारतीय वायुसेना में रहते हुए। ये वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम का। हाँ, आप उस तरह से भी कह सकते हो। दूसरा कि मैं कहना कि आप कुछ भी करो भीड़ से अलग हटके करो। तो क्योंकि भीड़ रियली आपकी मतलब पहचान खा जाती है। तो कुछ भी करो। मैंने जो भी किया मेरी जिंदगी में वो थोड़ा सा सबसे हटकर ही किया। दुनिया इस तरफ चली तो मैं पीछे चला। अच्छा है कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया होगा मंजिल पे, बट भीड़ के साथ नहीं चला। तो ऐसे एक ये भारतीय वायुसेना में 5-6 साल की जर्नी हो गई, वो बीत गई। और काम करते करते कई ऐसे अवसर मिले जो इतिहास रचने का काम मिला वहाँ पर। 86 तक मैं रहा, और 86 तक कोई किसी तरह का कोई ऐसा आदमी क्या होता है कि सैनिक जब जाता है ना
वो एक ये महसूस करता है कि कोई वार होगा तो मैं मेरे कर्तव्य दिखाऊंगा, मेरी मतलब निष्ठा दिखाऊंगा। बट दुर्भाग्य से मेरे को कोई वार का मौका मिला नहीं। अच्छा हुआ कोई वार नहीं हुआ। बट 1984 में ब्लू स्टार जरूर हुआ। हाँ, अमृतसर के अंदर राजा सासी एयरपोर्ट पे। तो अब उन्होंने कहा कि भी ब्लू स्टार के अंदर कौन वॉलंटियर जाना चाहता है। तो लोगों के ऐसे गर्दन से नीचे थी, हमारा हाथ सबसे ऊपर, दोनों हाथ ऊपर थे मेरे। मैंने जब दोनों हाथ ऊपर किए तो विंग कमांडर निगम ने कहा कि क्या। बोला सर मेरे को साल एक बार तोड़ रहना है, पता नहीं मौका मिले ना मिले, कि ब्लू स्टार में तो मेरे को भेज दो। तो बोला कि क्या, बोला मेरे तो आगे नहीं पीछे नहीं मैं तो बैचलर था, तो कल ने कुछ हो भी जाता तो कोई ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं होता। जो परिवार वाला होता है उसको चिंता बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं राजा सासी एयरपोर्ट रहा 12 दिन। हालांकि एयरफोर्स को कोई लड़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सारी जो थी कमांड वो आर्मी के अंडर में ही थी। तो हम तो बस स्टैंड बाई रहे और फिर वापस आ गए। तो वो मौका अभी, बट एक अनुभव अच्छा रहा, बिकॉज वी वर इन द ओआरपी ऑल द डे। पार्ट तो थे, हाँ ओआरपी पे थे, मगर वो एक पीसफुल दौरान निकल गया वो। गुड। 86 में भारतीय वायुसेना छोड़ दी, और जब भारतीय वायुसेना छोड़ी तो एक फेयरवेल पार्टी थी, सब लोग इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पर। जो सूझा मेरे को कि शुरू से ही आरएसएस से मेरा बड़ा घनिष्ठ नाता रहा है, और उसने ही मेरे को खड़ा किया है यहाँ पर। जो सीखा हूँ और आज जो मैं हूँ, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही। डिसिप्लिन सब कुछ, मतलब चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, सभाओं का निर्माण, सब कुछ, मतलब जो होता है एक आदमी। कोई फैक्ट्री में कुछ चीज, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें सब चीज बनती हो और ये 3 चीज ना बनती हो, वो फैक्ट्री आरएसएस के पास में है, वो इनका निर्माण करती है। तो फिर वो जो मेरे पास उस टाइम पर 40-45 हज़ार राशि थी, तो मैंने फिर स्वेच्छा से कहा कि भाई मैं अब 1 रुपया, 1 टिकट, 1 टोपी, 1 बेल्ट लेकर ही यहाँ से विदा होऊंगा। और वो जितने रुपए मेरे थे 40-44 हज़ार रुपये, वो वार विडोज प्लस वहाँ के जो ग्रुप 4 के जो लोग थे उन्हें सब में वितरण करके बांटता हुआ फिर मैं वहाँ से मेरी विदाई ली। बहुत बढ़िया। तो किसी ने कहा कि इसके बाद क्या करोगे, आपने पूरी राशि यहाँ दे दी। मैं कहूँ कि मैं व्यापारी का लड़का हूँ, ये मेरी एफडीआर है, हमारे यहाँ दान दून देना नहीं सीखा जाता, सारी एफडीआर ही करते हैं। ये मेरी मैच्योर होगी और आई विल गेट मल्टीपल। और आज मैं जो जिस तरह से खड़ा हूँ, आपने पूछा था कि वो एफडीआर ही मैच्योर हुई है, बाकी मेरे में कोई करामात नहीं, मेरे में कोई ताकत नहीं है कि जो मैं कुछ कर लूँ। तो जिंदगी में इस तरह से कई एफडीआर करने के मौके मिले, वो मैच्योर होती गई। एफडीआर करते गए, एफडीआर का चस्का पड़ गया, बड़ी एफडीआर करो, फिर बड़ी एफडीआर करो, वो होती गई रोटियां तक पूछते थे। वाह, क्या बात है। देखा दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंडस्ट्री का शिखर पुरुष है, वो व्यक्ति कह रहा है कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उससे भी ज़्यादा सामान्य व्यक्ति हूँ मैं। और ये सिर्फ नम्रता में नहीं, ये उनकी सोच में झलकता है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि मैं एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं उनसे कई बार मिला हूँ पहले भी, और हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज भी उनका कहना है कि अपने गाँव से जुड़े हुए हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पेड़ अगर ज़मीन से एक बाल बराबर भी ऊपर उठ जाए, ज़मीन से वो छूट जाए तो वो सूख जाता है। जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और ये तो जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है एफडीआर का, ये तो गजब पर्सपेक्टिव दिया है। बहुत खूब। तो एक चीज़ सर, मैं हमेशा सुनते आए बचपन से, दुनिया संघर्ष को सलाम करती है, लेकिन सलाम उसी के संघर्ष को करती है जो सफल हो जाता है। आप सफलता के इतने बड़े मुकाम पर, आपकी ज़िंदगी में भी संघर्ष आए होंगे बहुत सारे। ऐसे यूँ तो ग्राफ नहीं होता किसी का भी, तो बहुत से संघर्ष आए होंगे। उस संघर्ष को ओवरकम करने में क्या भूमिका रही आपके सोच की, ग्रोथ माइंडसेट की क्या भूमिका है, क्योंकि हम ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। कहाँ पर कौन सी चीज़, क्योंकि जैसा मैंने आपकी बातचीत से सुना, वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम तो आपका बहुत ही गजब का है, जिसने आपको वहाँ उस शिखर तक पहुँचाने में मदद की। तो इस वैल्यू बिलीफ सिस्टम का, ग्रोथ माइंडसेट का क्या योगदान है आपकी सफलता में? कई चीज क्या होता है कि जब आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ जी, उसकी डायरेक्शन सही है, समाज के हित के अंदर भी यदि सोचूं तो वहाँ भी ये
एक परफेक्टली फिट हो रहा है, जी राष्ट्र के हित के बारे में भी सोचूं, वहाँ भी परफेक्टली फिट हो रहा है, जी तो आपका जो भी सोच है वो संघर्ष से लड़ते हुए ही आगे बढ़ जाएगी। जी संघर्ष जरूर मजबूती देता है। जब पथरीली जमीन होगी तो आप वहां से नंगे पांव निकलोगे तो मजबूत तो होंगे पांव, नो डाउट। जी पर आपका डेस्टिनेशन क्या है कि ये सारा पथरीला जाते जाते कुएं में पड़ेगा क्या जाकर, तो फिर वो मजबूत का भी क्या काम आएगा, लाभ क्या हुआ। ट्रू तो मजबूत होना भी जरूरी है, मगर आपका एक डेस्टिनेशन क्या है वो भी आपको एक भली भांति तय कर लेना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, कहाँ मेरे को पहुंचना है। जी जी कोई पायलट जहाज उड़ा रहा है और 30-35 हजार फीट ग्राउंड से ऊपर, बादलों के ऊपर भी, कभी तेज कभी, और कहते थे कितना मजा आ रहा है, आम लाइक फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, जी, मतलब जी। कभी बादल कभी वो। फिर उसे पूछा कि कहाँ लैंड करोगे वो तो नहीं पता। तो भाई वो ऐसी उड़ान का क्या फायदा जब आपको ये नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। बिल्कुल सही बात। तो समुद्र में पड़ोगे, कहाँ पड़ोगे, फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो अपने को डेस्टिनेशन जरूरी है मालूम करना। बिल्कुल, बिल्कुल उसके सही बाद फिर हम स्ट्रगल करते हुए वो निकले। बिल्कुल मेरे जीवन में कोई, ठीक है, वो एक स्ट्रगल का लाइफ था। जब मैं भारतीय वायुसेना छोड़ने के बाद, जब मेरे पास राशि जो थी, पूंजी थी, वो नील थी, 1 रुपया भी नहीं जी था। जी और आपको ये पता है कि परिवार में और कहीं भी जब जिसके पास जो पैसे नहीं होते तो उसकी कदर भी थोड़ी सी जी ज्यादा बिल्कुल सही बढ़िया बात। वाली नहीं होती। बिल्कुल सही बात। हाँ, जब मैं कुछ बिना धन घर पे आया, पिताजी भी थे, माताजी भी थे, हालांकि मेरी कोई आवश्यकता ऐसी थी नहीं कि मैं कुछ पैसे की जरूरत हो, पर कई बार आदमी बस से आता आता सोचता कि यार 2 किलोमीटर का रास्ता है, एक ऑटो ही ले लो। तो ऑटो ले गया तो 10 रुपए की खर्चा होगा, बस में वहाँ पर 50-60 1 रुपया होता था। तो अब 10 रुपया खर्चा होगा तो फिर दिमाग में आता था कि उतरूंगा घर से 10 रुपये दूंगा तो मेरे पास तो नहीं है, मांग के दूंगा तो कहेंगे यार ये हमेशा मांगता ही रहता है। तो बड़ी ये की दुविधा थी दिमाग के अंदर कि उस टाइम धन था ही नहीं अपने पास में। जब भारतीय वायुसेना छोड़ दी थी, अपने पास तो कुछ रहा नहीं, मगर घर वाला का थोड़ा बड़ा काम कर दिया था, जिसमें घर वालों को तसल्ली थी कि ये सब अपना इतना काम कर देता है ये। उसके बाद काम करते, मतलब ध्यान में करते करते, भारतीय वायुसेना के एक ऑफिसर एससी गुप्ता जी, वो भी कश्मीर से हैदराबाद आ गए। मैं कश्मीर सर्विस छोड़ने के बाद हैदराबाद चला गया था, क्योंकि पिताजी माताजी हैदराबाद ही रहते थे, तो मेरे को उनके साथ ही रहना था। तो वहाँ चला गया था मैं साथ में। और एक हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी है डुंडीगल, जहाँ सबसे बड़ा एयरबेस है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हर भारतीय वायु के फाइटर की या कोई भी पायलट की, वहाँ ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग सेंटर में उसकी ट्रांसफ़र होकर आ गई, और उसने ढूंढ ढांड कर कोई पता निकाला कि भी मैं भी हैदराबाद में आया हुआ हूँ, तो मेरे से मिलने की इच्छा जताई। किसी तरह लॉजिस्टिक के माध्यम से उन्होंने पता लगा लिया, और मैं भी पहुँच गया वहाँ पर। पूछने के बाद बोले भी क्या करते हो? मैंने कहा कि जी अभी तो कुछ नहीं करता, मैं करूँगा, खूब अच्छा करूँगा, सोच रहा हूँ करूँ। बात करते करते ये कहा कि तुम तो किसके भी हाथ लगा लोगे ना, वो सब काम संभव है, तुम कर लोगे। क्योंकि वो मेरे की ट्रेनिंग सेंटर में जो मेरी काम की क्षमता थी वो देखी हुई थी, श्रीनगर की न की ट्रेनिंग की। तो श्रीनगर के अंदर जनरली जो हमारी जो शिफ्ट होती थी वो होती थी 6 घंटे की, 24 घंटे में 4 शिफ्ट, 6 घंटे की करके। और मैं एक ऐसा प्राणी था वहाँ पर जो ये कहता था कि क्या करूँगा 6 घंटे करके, क्योंकि 6 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी के बाद आपको ऑफ लेना होता है, क्योंकि एटीसी की ड्यूटी का सिस्टम ही ऐसा है, यू कैन नॉट कंटिन्यू मोर देन 6 आवर्स, क्योंकि 6 घंटे ज़्यादा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए आपसे। कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा रहता है उसके ऊपर, फ्लाइट उतरती है, चढ़ती है, दुनिया भर के काम रहते हैं। तो मैं 6 घंटे की ड्यूटी करके फिर 6 घंटे का ऑफ ले लिया करता, फिर 6 घंटे की ड्यूटी एक और करता था, यानी कि 24 घंटे में 2 6 घंटे की ड्यूटी करता था। तो अक्सर लोग कहा करते कि यार ये बड़ा पागल आदमी है, यहाँ कौन सा ओटी मिलती है, सरकार के तो कहीं यहाँ ओटी मिलने का कोई सिस्टम ही नहीं है, और फिर भी ये करता रहता है। तो बोले कि मेरे को खाली हूँ, छड़ा हूँ, करना क्या है, 2 अनुभव लूँगा। मैं 6 साल के बाद सर्विस छोड़ूंगा तो कोई तो 6 साल का अनुभव लेकर जाएगा, मैं 12 साल का लेकर जाऊंगा। सही बात।
तो आज मैं कह सकता हूँ कि नौकरी करी 6 साल पर अनुभव है 12 साल का, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12 साल का अनुभव लिया। एवरी डे 2 ड्यूटी करी। तो वो मेरा जो काम की तो थी ना, वो बुरी बुरी बड़ाई करते थे मेरे अफसर। वो जानते थे कि ये व्यक्ति सबसे अद्भुत है, अलग ही प्राणी है ये। वाह, क्या बात है। तो उसके कारण उनके घर में थोड़ी सी मेरे को बुलाने की इच्छा हुई। मैं गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ का 200-250 ऑफिसर है एएफए में, और हर हफ्ते में कोई ना कोई ऑफिसर ट्रांसफर होके जाता रहता है। व्हाई डोंट यू प्रोवाइड सम पैकिंग मूविंग सर्विस फॉर दिस पीपल, और तुम कर भी लोगे। मैंने काम कुम तो आसान है, मगर मैंने तो कभी किया नहीं। मगर घर में पिताजी के पास में एक टेम्पो था, तो मैं कनेक्ट कर रहा था कि वो टेम्पो का मैं लाभ उठा लूँ। अच्छा। तो मैंने न तो ना कही न हाँ कही, मैं वापस आ गया घर पे। छोटा भाई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसे पूछा, राजेंद्र एक ऑफर मिला हुआ है और मदद हो जाए तुम्हारी तो मिल के काम कर ले। उसने बोला कि भाई एक बार है ना, मैं समझना चाहूँगा, आप मेरे को लेके चलो उस अफसर के पास। मैं चल भाई। अब समस्या थी कि फिर वो इतनी दूर जाना 40 किलोमीटर, और स्कूटर पे जाना तो उसके लिए तेल चाहिए, और वो पेट्रोल की भी समस्या कि कहाँ से मैं, मेरे पास तो था नहीं। तो किसी तरह भाई ने जुगाड़ किया, हम दोनों बैठकर स्कूटर पे पहुंचे। वहाँ 40 किलोमीटर गए, 40 किलोमीटर वापस आए। 2 लीटर या 1.5 लीटर तेल भी लेना पड़ा रास्ते में। तो भाई ने उससे पूछा, तो भाई बोला यार ये काम तो ठीक है, अपन कर लेंगे। बोला कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? बोला कल से ये किताब को तो मैं सारी बेच दूंगा, और जो भी धन मिलेगा अपन इस काम पे लगाएंगे और ये काम करेंगे। अच्छा। मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया। तो उस सुभाष गुप्ता जी के घर में बैठे बैठे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही अग्रवाल पैकेमूर की जन्म हुआ। क्या बात, क्या बात। इसीलिए इट वाज अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर, और लेटर सुंदर 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद हमने सोचा कि हाउस होल्ड कैरियर एक छोटा सा नाम है, क्यों इसको थोड़ा विस्तृत किया जाए। तो फिर अग्रवाल पैकेमूर्स का जन्म हमने 1.5 साल के बाद किया, और फिर उसको एक ग्लोबल एम्पायर में कन्वर्ट किया। आज जहां तक मेरी जानकारी है आप 182 कंट्रीज में हैं। तो ये हाँ 182 कंट्री के अंदर हमारी फ्रेंचाइजी है। सारे देश भर में हम 140 करीबन हमारे अपने केंद्र है, और 1800-1700 हमारे अपने सारे फ्लीट्स है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7-8 हज़ार लोग काम करते हैं। 25-30 लाख स्क्वायर फीट के हमारे पास कवर्ड वेयर हाउस है जो स्टोरेज करते हैं। वंडरफुल। तो इस तरह से हमने पोर्ट ब्लेयर से लेकर लेह लद्दाख तक, वहाँ अगरतला से लेकर भुज गुजरात तक, तो हर जगह हमारा अपना कवरेज हमने कर रखा है। तो मेरा वो कहने का मतलब था कि वो जो कश्मीर की एफडीआर वो एएफए में मैच्योर हुई, क्योंकि वो अफसर के सामने जो मैंने काम किया, जो एक धनराशि उन पीड़ित शोषित अभावग्रस्त वालों को देकर आया, तो वो उसके मन में एक अलग भाव था मेरे प्रति। और वही कारण है कि जब कश्मीर से वो ट्रांसफर होकर हैदराबाद आया तो उसने मेरे को बुलाया। तो बुलाया तो हमारी दोस्ती हुई, एक आइडिया मिला। वंडरफुल। नहीं तो आइडिया कहाँ से मिलता बताओ। और ये एक संयोग है कि वही ऑफिसर वहां पे टकराया। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ एफडीआर यदि आप बड़े मन से करके आते हो ना, तो फिर आपकी मल्टीपल होती है। ये तो एक बहुत ही जबरदस्त सोच दी है आपने आज। बहुत जबरदस्त सोच है ये, गहराई से सोचिए इस पर सभी लोग। जी। तो बस उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो मुश्किल 2 तरह की होती है, एक प्रारंभिक मुश्किल और एक मुश्किल की प्रारंभ। तो मैंने उसमें से दोनों में जब सोचा कि ये प्रारंभिक मुश्किल है या मुश्किल की प्रारंभ है, तो यदि इनिशियल प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, रिजोल्व हो जाएगी। और मुश्किल का प्रारंभ है तो ये हाथ जोड़ लो भैया, उसका फिर तो आप घिरते जाओगे कहीं ना कहीं। तो प्रारंभिक मुश्किल थी कि 4-1 हज़ार रुपये मेरे को आवश्यकता थी। जब मेरे को पहला काम मिला एयरफोर्स से, तो वो बिल देना था। तो वहाँ पर भारतीय वायुसेना में या सरकारी तंत्र में क्या बिल है आपका प्रिंट होना चाहिए, फर्म का नाम हो, अच्छा, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए, 1-2-4-5 फ्रॉम टू, कुछ ऐसा इस तरह का इनवाइस होना चाहिए, ताकि उनके वहाँ पर क्लेम करें तो वो लोग उनको मिल जाए। जी। अब ये छपवाने के लिए मेरे तो कभी पता नहीं था कि छापना होता है। किसी के पास गया कि भाई ऐसे किताबें छाप दो,
और ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स कंसाइनमेंट नोट होता है, जिसको बोलते हैं जीसी नोट, वो भी किताब होती है 1+5 कॉपी, मतलब वो छाप दो। ट्रक चलता है उसको वे भी बोलते हैं, लॉरी चलान, वो भी चाहिए था, वो छाप दो। तो ये सारे छापने के बाद घूम फिर कर जो खर्चा आ रहा था वो 3,500-4,000 के बीच में आ रहा था। अभी 3,500-4,000 का खर्चे में तो बड़ा मुश्किल था कि हमारे पास तो पैसे थे नहीं, और बिना बिल वो पैसा नहीं मिल रहा था। तो फिर किसी तरह से भी एक दोस्त थे मेरे आरएसएस के ही, शाम को हम सायकाल की शाखा में जाते थे, तो उसने कहा कि रमेश आज कुछ थोड़ा सा सीरियस है, क्या बात है, उदास सा है। मैंने कहा कि यार काम मिला हुआ है, 4,000 रुपये की आवश्यकता है, वो धन इकट्ठा नहीं हो रहा, यदि वो मिल जाए ना मैं बहुत अच्छा काम कर लूँगा। तो वो भी बेचारा मेरी तरह था, उसके पास भी कोई पैसे नहीं थे। तो मगर उसने कहा कि देखो रमेश, तुम्हारे को पैसे मम्मी दे देगी, अपनी माँ के लिए कहा, मेरे को तो देगी नहीं, तो साथ चल। मेरे को साथ में लेके चला गया, हम घर गए, नज़दीकी था घर हमारा, शाखा का जो हमारा पार्क के अंदर शाखा लगती थी, पैदल ही मतलब रास्ता था। हैदराबाद की बात, मलकपेट की। बातचीत करते हैं, भूमिका, वो धीरे धीरे कहा कि भूमिका बनाओ, भूमिका बनाओ। तो मैंने फिर साफ कह दिया कि ऐसे ऐसे काम मिल रहा है। मैं भी उसको मम्मी ही कहता था कि मेरे को पैसा 4,000 मिल जाए ना, मतलब कोई बात नहीं, मिल जाएगा 4,000 रुपये। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि ये जो विजय है, टी विजय कुमार, इसको साथ में काम में लगा लेना, ये कंडीशन है, ये खाली घूमता रहता है। बोला विजय काम करेगा? बोला हाँ कर लूँगा। विजय बोला मैं नौकरी नहीं करूँगा भाई, मैं आपके साथ सांझे में काम करूँगा, मैं सांझे में कर लेना। तो मैं, छोटा भाई और टी विजय कुमार, हम 3 पार्टनर बन गए, तो हमने काम शुरू कर दिया। तो 35 पैसे मेरा हिस्सेदारी हुई, 35 पैसे भाई की हुई, और 30 पैसे टी विजय कुमार की हुई। इस तरह से हम 100% के मालिक बन के वो काम शुरू कर। क्या बात। तो अब 27-28 दिन में हमारे पास में 4-5 हज़ार की राशि इकट्ठी हो गई काम करके, हमने कमा लिए थे। एक विशाखापट्टनम सामान भेजा था, एक बालासोर उड़ीसा में सामान भेजा था एयरफोर्स स्टेशन में, तो उसमें से हमारे को ठीक ठाक बच गया। तो सबसे पहले वो 4,000 रुपये मैं बोला मैं मम्मी जी के दे के आओ, ये हमारे पास कर्जा है। तो वो कर्जा, हम कर्जा मुक्त हो गए 4,000 रुपये देकर जी। तो बोले अभी आराम से, मतलब ये आ गए कमाई से हमारे, तो ये आपके पैसे पकड़ो। तो वो भी बड़ी खुश हुई कि देखो महीने के अंदर इन्होंने ठीक काम कर लिया, मेरे 4,000 रुपये वापस कर लिए। हमारे पे कोई भी हिम्मत हो गई। हिम्मत होने के बाद फिर हमने जो टी विजय कुमार के पास उस टाइम में यामा मोटरसाइकिल होता था, वो पेट्रोल बहुत खाता था। तो जब 2 पैसे जेब में हो गए तो मैंने कहा कि विजय अभी बसों में नहीं घूमेंगे, तुम्हारा मोटरसाइकिल निकाल रहा, डीजल तेल बहुत खाएगा, मतलब कोई खास बात नहीं, अपन 2 पैसे कमा रहे हैं ना, जल्दी पहुंचेंगे और 2-4 काम फालतू कर लेंगे। तो वो मोटरसाइकिल चलाया करता, मैं पीछे बैठा करता। हमने एक थैले में अपना तामझाम डाल लिया, लोगों से मिलना, बुक करना, फिर पैकिंग भी हम खुद ही करके आते थे, लोडिंग भी हम खुद ही करते थे, सारा काम हम खुद ही करते थे। पहले ऑर्डर लेके आना, फिर पैकिंग करना, फिर लोड करना और फिर पहुंचाना। तो सारा काम अपना होने लग गया। तो ये करते करते 1 साल 1.5 साल के बाद इच्छा हुई कि एक ऑफिस मोल ले, क्योंकि किराए वाला पता नहीं कब निकाल देगा हमारे को। छोटा सा रखा था किराए का, 6 बाई 6 फीट का, 35-40 फीट स्क्वायर फीट का ऑफिस था हमारा, वो भी 3 कॉर्नर का ट्रायंगल में था, जो जिसको कोई लेता ही नहीं था, वो हमने ले लिया था 30 रुपये महीने के अंदर। तो बुक करा दिया सिकंदराबाद में, लक्ष्मी वर्क कम्प्लेक्स, मेरी याद है आज भी नाम। अच्छा। और हम बनना शुरू हो गया। 1-1.5-2 साल के बाद को क्या होता है कि एक वर्ड्स होता है हलीमी, मतलब आप में यदि फ्लेक्सिबिलिटी है व्यापार में, यदि बिजनेसमैन तो बन गए, यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अपना बिजनेस, बढ़ा हुआ बिजनेस भी खो दोगे। आई डोंट टू नेम इट, आप वीडियोकॉन का नाम ही सुना होगा। सारे गुण सब कुछ होने के बाद भी यदि कहीं भी फॉल हुआ, यदि मैं एनालाइज करता हूँ, वो उनकी एरोगेंसी के कारण हुआ। पिताजी का एक ही रहता था कि व्यापारी एक ऐसा होता है जिसको 4 बात कोई सुना दे, 4 बात कह दे, वो गलत है आप ठीक हो, फिर भी वो ठीक है आप गलत हो, बस इतना करके आप उसको सहन कर लो। तो व्यापारी कभी मार नहीं खाएगा।
और ये बिजनेस का गुण ही मतलब मान लो, अदरवाइज जिसमें नहीं है वो फिर एक स्टेज के बाद गिर जाते हैं, बढ़ते नहीं क्योंकि वो लड़ाके बन जाते हैं, एरोगेंसी आ जाती है। तो व्यापारी में एरोगेंसी का तो दूर दूर तक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आदरणीय मुकेश अंबानी जी के अंदर कुछ भी बोल दो, कितना ही बोल दो उसके खिलाफ, दुनिया बोलती होगी, बेचारा सबको नौकरी देता, उसके बाद भी उसका तो एक दिन भी मैंने टीवी में नहीं सुना कि ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है। बोले तो कोई बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल शांत। सुना है, कोई बात नहीं, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं कि क्यों उन्होंने बोला है, कोई इसको समझ में आएगा बोल दिया होगा, ऐसा करके साधारणता लेके वो उसको इग्नोर करते हैं, कभी रिएक्ट नहीं करते, न उसके सामने उसका काउंटर देते हो। जी तो एक गुण होता है व्यापारी का, सफल व्यापारी का गुण होता है। बिल्कुल। कितने भी नाम लोगे तो वो सभी स्टेज से निकले हुए हैं। तो उस मेरे पार्टनर ने एक इच्छा जताई कि देखो मैं अब काम नहीं करूँगा 1-1.5-2 साल के बाद, अब मैं मेरा अपना पिताजी के वाला कंस्ट्रक्शन का काम कुछ है वो मैं काम करूँगा और मेरे को अलग कर दिया जाए। बोले ठीक है भाई, हमारा जो ऑफिस है यही तो हमारी पूंजी है। वो ऑफिस था उस टाइम पर, मैं समझता हूँ कि बुक कराने के बाद 1.5-2 साल में 15-16 लाख रुपए का बन गया था। मैं 3 हिस्से कर लो और उस हिस्से का पैसा ले लो, निकल जाओ, या 2 हिस्से का पैसा हमारे को दे दो, आप ये ऑफिस ले लो। तो वो दूसरे दिन आके क्या बोलता है कि भाई न तो मैं दूंगा न लूंगा, मगर ये ऑफिस मेरा है, मैं लूंगा, न मेरे पास देने के लिए न लेने के लिए, बस ये ऑफिस मेरे को दे दो, मेरे को आप विदा करता हूँ। मैं बोला यार हमारी अभी 2 साल की लाइफ सेविंग तो यही 15-16 लाख रुपए हुई है, और तुम तीसरे हिस्से के हो तो 5 लाख तुम्हारा, 10 लाख हमारा। तो मैं सोचते सोचते दिमाग में आया कि कोई बड़ा काम मेरे हाथ से होने वाला है, और लेटेस्ट टेक ए कॉल, क्या ठीक है विजय, तुम आज से 30 पैसे का हिस्सा मेरे को वापस बाई बैक कर लिया और ये ऑफिस आपका। आ गया देकर, मेरे साडू साहब थे साथ में, ये क्या कर रहे हो? मैं बोला जी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। घर में आया तो भाई को बताया, उस टाइम वो बैचलर थे छोटे वाले राजेंद्र जी, वो बड़ा गुस्सा हुए, दे कैसे, तो मेरा हिस्सा कैसे दे दिया? तो चलो तुमने अपना दे दिया होगा, मेरा कैसे दे दिया? मतलब मैं दे दिया, बड़ा भाई हूँ, मेरे को हक का देने का। रही 3-4-5 दिन अशांति रही घर में, और यार सब देखे कैसे आ गया, हमने तो यही कमाया था आज तक। उस जमाने के अंदर 87-88 के अंदर 10 लाख किसी को देना कोई छोटा काम नहीं था, और वो हम जैसे आदमी जो 4,000 के लिए पूरी खुद कुछ नहीं है। 10 दिन के बाद मैंने बोला कि आपको पता है ये बिजनेस कैसे शुरू हुआ था? बोला कि आप नहीं, यदि वो 4,000 रुपये मम्मी ना देती तो आज ये 15 लाख होती थे क्या हमारे पास? तो 4,000 का बड़ा योगदान है, वह सीड मनी है। और यदि वो, मैं समझता हूँ कि अब वो 15 लाख की हो गई थी, और देने के बाद अब हम 100% के मालिक हैं। अब करो दुनिया भर की मेहनत, विल टेक इट फॉरवर्ड। सही बात। उसके बाद फिर तो पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं रही, और दौड़ते गए। फिर एक ऑफिस और मोल लिया, दूसरा ऑफिस दिल्ली लिया, तीसरा बम्बे मोल लिया, फिर हमने चेन्नई मोल लिया, कलकत्ता मोल लिया, हरिद्वार मोल लिया, गोवा मोल लिया, मतलब कहीं भी हमने जिस तरफ मुंह किया वहां पर हमने अपने ऑफिस बनाते गए। वंडरफुल। वो चीज मैं आज भी याद करता हूं कि यदि वो मेरा पार्टनर रहता तो हम इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि विचारों में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती थी। बिल्कुल। मेरा और छोटे भाई का तो कॉमर्शियल दिमाग था, व्यापारी दिमाग था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, इधर मारो तो झुक जाएंगे। मगर जो हमारे पार्टनर थे वो ही वॉज डेड होनेस्ट, बट ऐसे कैसे कह दिया, मतलब अगले ने तो कहा और उन्होंने गला पकड़ लेना। कहते ना, सुनने के आदि नहीं थे किसी कीमत के ऊपर। वैचारिक मतभेद था। हाँ, सोच में मतभेद था। हॉनेस्ट, डिसिप्लिन, इन ऑल रिस्पेक्ट ही वॉज वेरी गुड। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि वो भी हमारे साथ कैरी होता, वो गुण हमारे व्यापार के साथ, शायद हम ना बढ़ पाते थे। ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में मैं सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है। तो हुआ, परमात्मा ने अच्छा किया, 10 लाख की वो हमने नुकसान भी खाया। तो अब वो लास्ट ईयर हरिद्वार जा रहे थे टी विजय कुमार, कितने सालों के बाद मिलना हुआ, 35 साल के बाद। उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और बहुत साल हो गए मिले, वहाँ जाओ भाई। हमने भी घर आया, इधर ही वी हैड ए लंच टुगेदर,
पुरानी बातें सारी याद करी, क्योंकि वो तो मेरा पायलट था ना, वो मोटरसाइकिल चलाता था, मैं पीछे बैठता था, और फिर हम इस तार उस तूर बांटते थे और कुछ करते थे। जब मेरे को दिल्ली ऑफिस खोलना था तो मैं बोला यार मैं क्या करूँ, दिल्ली ऑफिस खोलूँगा, तो बोला कि मैं जाता हूँ। तो वो 6 महीने दिल्ली रहा था, दिल्ली ऑफिस खोलना था टी विजय कुमार। यहाँ सारे के सारे जितने भी एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी डिफेंस थी, अच्छा वो डरता नहीं था। वो पास हो ना हो, हे नमस्ते कैसे हो ना करके ठग देनी चाहिए, एयरफोर्स में चला गया, ठग देनी चाहिए, भारतीय वायु सेना गया वहाँ चला गया। तो वो मैं कहता तो कैसे घुस जाता, बोला जी अपन कौन से टेररिस्ट है, कोई पकड़ेगा तो कहते हैं ठीक है भाई वापिस चले जाएंगे, हम तो ये सेवा देने वाले हैं, ट्रांसफर में मिलने आए हैं, बताने आए हैं आपके दिल्ली में हमने अपना ट्रांसफर के टाइम पर सेवा देने वाला काम खोला है, कि उनको जरूरत पड़ती है, इनके लिए तो जा रहे हैं हम। ऐसा करके वो बहुत ही उस मामले का और बोल्ड एनफ था, मतलब कभी भी इस तरह से। ये एक मैंने कहा ना हलीमी, यानी कि बड़ खाना व्यापार का एक गुण होता है। जब आपने बड़ खा लिया तो समझ लो कि आपने कहीं ना कहीं अपने पाँव और मजबूत कर लिए। वहाँ से हमने दोनों भाइयों ने मिलकर ये यात्रा शुरू करी, और बढ़ते बढ़ते फिर कई तकलीफें आई। जब मैं दिल्ली में आया फर्स्ट टाइम, तो मेरा केंद्र जब हैदराबाद में था तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद जब 10-15 लोग स्टाफ मेरे साथ काम कर रहे थे जी, तो मैंने देखा कि यहाँ तो हर व्यक्ति सुबह से ही बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर, तो झूठ बोलना। क्लाइंट का फोन आता कि गाड़ी भेज दी क्या, बोला हाँ भेज दी, कब पहुँचेगी, पहुँच जाएगी 3-4 बजे तक। तो 3-4 बज गए तो बोलते जी अब क्या हुआ है, पहुँची नहीं। अरे भाई पुलिस वाले ने पकड़ी होगी, घंटे 2 घंटे में पहुँच जाएगी। 2 घंटे में नहीं पहुँची तो फिर आप जरा घर बाहर देखो ना, बाहर निकल कर वहीं खड़ी होगी। तो बोला जी बाहर निकल कर भी देख रहा हूँ। तो मैं पास में बैठा रहता मेरे उन आदमियों के, तो मैं बोलता था कि भाई ये भेजी है क्या। तो बोला भाजी बाजार में गाड़ी ही नहीं है, बहुत टाइट चल रहा है। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं इनको। बोला शाम तक इनको झूठ बोल के घुमा दूंगा, रात निकल जाएगी, कहाँ गाड़ी लेंगे, सुबह मैं कोई पकड़ कर गाड़ी इनको दे दूंगा, ग्राहक नहीं जाएगा हमारा, और मैं अभी कह दूंगा तो और कहीं जाकर गाड़ी ले लेंगे। यार तुम तो जुर्म कर रहे हो भाई, इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहे हो। बोला जी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ तो झूठ के बगैर काम ही नहीं चल सकता, मतलब इसका तो चोली दामन का साथ है, और जिसने झूठ नहीं बोली वो बंद हो जाता है। कई बंद हो गए। बोला कमाल हो गया भाई, झूठ बोलने वाले चालू है, और जिन्होंने झूठ बोलनी बंद कर दी वो ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, उनका व्यापार बंद हो गया। ये तो अजीब बात है। तो वो एक चैलेंज सा हो गया कि अब या तो झूठ के साथ चलो या फिर अपनी दुकान बंद कर दो। तो मैंने कहा कि भाई ये तो दोनों साथ नहीं चलेंगे। बड़ा मन दुखी हुआ और घर चला गया। उस टाइम पर रोहिणी घर था मेरा दिल्ली में। सोचता रहा क्या करना चाहिए। सुबह निकला और रास्ते के अंदर फिल्मिस्तान के पास में तांगा स्टैंड होता है, तो तांगा स्टैंड से मैंने 5-5 रुपए के स्टाम्प पेपर मोल लिए, 10-15, और ऑफिस में लेकर आ गया। सबको इकट्ठा किया। मैं आप सुन लो, आज हम एक ओथ लेते हैं कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हो। चलेगा नहीं। मैं कोई खास बात नहीं, बंद कर देंगे। मैंने कहा कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। स्टाम्प पेपर पर लिख दो अपना नाम लिखकर। सबने लिख दिया। मतलब कि अगली ओथ, यदि उसके बाद फिर भी झूठ बोलेंगे और झूठ का जो पाप लगेगा वो अग्रवाल पैकमोर उसको न लग के जो बोलने वाला है उसको लगेगा या उसके परिवार को लगेगा, मतलब अग्रवाल पैकमोर को नहीं लगेगा। बोले भाई ऐसा कैसा लिख दे। मतलब आपने तो ओथ ली थी कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो बोलोगे नहीं तो फिर पाप लगने की कौन सी बात है। मतलब फिर भी जाने न जाने में हो जाए तो मतलब मत लिखो। जिसकी इच्छा है वो साइन कर दो, नहीं इच्छा तो मत करो। दबाव तो है नहीं किसी पे। तो 10-15 आदमियों में से एक धर्मपाल शर्मा छोड़कर बाकी किसी ने साइन नहीं की। वो मैंने सारे वापिस इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद में कोई खास बात नहीं, मगर अब मन में यह था कि अब तो मेरी दुकान बंद हो गई, क्योंकि होनेस्टी की जो डिग्री थी मेरी वो फेल हो रही थी वहां पर। क्योंकि मैंने तो होनेस्टी की डिग्री लेकर आया था और अकेला क्या करेगा, मेरे साथ 14 आदमी, वो सारे के सारे उनके पास किसी तैयार नहीं है। तो अगले दिन वापिस आया ऑफिस में,
पहाड़गंज में, और मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, धर्मपाल शर्मा बीइंग प्रमोटेड नेक्स्ट रैंक विद इंक्रीमेंट बाय 8%, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई नीड पीपल लाइक धर्मपाल शर्मा हु आर होनेस्ट एंड डेडिकेट फॉर द कंपनी। सब लोग देखिए कि धर्मपाल शर्मा का नाम है और काम भी कम आता है इसको, हमारा तो नाम ही नहीं है। क्या होता है कि अपने दुख से कोई दुखी नहीं, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। बिल्कुल सही बात। तो वो जब धर्मपाल शर्मा के बाद धीरे से मेरे पास आए, बाबूजी ये क्या है, हमारा तो कोई इंक्रीमेंट भी नहीं, प्रमोशन भी नहीं, मतलब ये होनेस्ट है, एसेट है, हीरा है, यही मेरे को बचाएगा कब डूबेंगे, तो बाकी तो तुम पता नहीं कब डुबा दोगे। तो उनके समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गई। घंटे आध घंटे के बाद एक एक करके आया, जी वो पेपर दे, मैंने सबको पेपर दे दिया, सब ने दस्तखत करके दे दिए। ठीक है भाई, आपका मन है, हम सब ओथ लेते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और उस प्रयोग से मैं झूठ को जीरो कर पाया। उस 93 के अंदर जो झूठ जीरो हुई, उसके बाद मेरा ग्राफ कभी रुका नहीं, और आज 2025 हो गई। यदि आप कोशिश करो मेरी कंपनी में एक आदमी को झूठे को पकड़ना, मतलब उससे झूठ बुलवाना, आपको मैं मान जाऊंगा कि हाँ एक आदमी मेरा झूठा कोई यहाँ है यार, टोटल प्योर एवरीथिंग, वेरी क्रिस्टल क्लियर, फेयर, क्लीन, ऑनेस्ट, वो टीम आज मेरे पास तैयार हो। वंडरफुल, क्लैप 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 फॉर दिस। सो दोस्तों, एक प्रश्न के जवाब में इतना कुछ निकल करके आया है, गोल्डन नगेट्स। पीछे जाएंगे और इसको बार बार सुनेंगे, इतना कुछ निकल करके आएगा। आज रातों रात हम सफल होना चाहते हैं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, टीम से मेहनत कराना चाहते हैं सिर्फ, और सोचते हैं कि 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाए। ऐसे नहीं होता। किसी बिलीफ सिस्टम पर होता है, किसी मेहनत पे होता है, किसी डिसिप्लिन पर होता है, खुद काम करने से होता है। सो बिफोर वी लीव, एक बार मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आगे की स्टोरी क्या, व्हाट इज़ द लाइफ अहेड फॉर APML? जिस मुकाम पे आप पहुँचे, उस मुकाम से अब आगे कहाँ देखते हैं? हमारा जो एक ताल्लुक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैल्यूएबल गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरीज, ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया रहा है। पैकिंग और मूविंग के बारे में यदि चर्चा होती है तो एक आम आदमी ये सोचता है कि यार ये तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में पैकिंग करा कर जाना बड़े लोगों का काम है, मतलब महंगा होगा। तो ये जो नेक्स्ट 5 साल के टारगेट है, वो ये टारगेट कि आम आदमी भी वो कहेगा कि मेरी बिल्कुल रीच के पास है, ये पहुंच के पास है। बहुत इफ एनीथिंग आई वांट थ्रू प्रोफेशनल पैकर्स। बहुत खूब। इतने नीचे रेट आ जाएंगे, इतनी इनोवेशन हो जाएगी कि आम आदमी भी उसके लिए, जैसे कि पहले कभी मोबाइल होता था तो आपने देखे होंगे कुछ खास लोगों के पास होता था। आज मैं समझता हूं कि मोबाइल हर एक के पास, हर किसी के पास है। जैसे आम मोबाइल बन गया तो शिफ्टिंग भी आम हो जाए। दूसरा, हमारा हिंदुस्तान का देख क्या है, वो माता पिता की कोई बची हुई यादें, कोई अपने ही बेटे का कोई मतलब साइकिल, टॉय इत्यादि इत्यादि जी, या कुछ किताबें ऐसी है जो उनको कहीं से मिली हुई थी या उसने अपनी लिखी हुई थी, तो ये धरोहर बोलते हैं हम इसको। और सबके पास ये धरोहर होती है और अटैचमेंट भी होता है। पर उसमें ये सब कुछ होने के बाद अब 2-2 बेडरूम के मकान, 1 बेडरूम में मकान में रहने वाले, ये धरोहर इतनी इकट्ठी होती है कि कुछ दिन के बाद कहते हैं कि यार घर छोटा पड़ने लग गया। अब मेरे से पूछिए कि जो घर उसने 500 स्क्वायर फीट का लिया था, वो तो 490 का नहीं हुआ। कभी घर छोटे नहीं पड़ते, मगर सामान बढ़ गया। जी जी बिल्कुल। अब वो धरोहर है, करे क्या, वो अपने लगाता रहता है। वो पहले बच्चे का स्टडी रूम था, बाद में स्टोर रूम बन गया। किचन के अंदर भी नीचे से ईंट आट लगाकर अपने चारपाई के नीचे बोला जी वो थोड़ा ऊंचा कर दो, इसमें 4 कार्टून डाल देंगे। वो चारपाई फिर ऊंची उठ जाती है, नीचे कार्टून डाल देते हैं। तो अब मैंने ये कहा कि वो धरोहर आपकी, मैं ऐसे लोकर की तरह आपकी धरोहर रखूंगा। तो एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में हम धरोहर रखवाले के नाम से लॉन्च
कर दिया है हमने, इसको चाहेंगे कि 1-1.25 धरोहर लोगों की एनसीआर में खासकर रखें और एक नॉमिनल चार्ज, ताकि उनको ये ऐसा महसूस ना हो, यानी कि 50 पैसे पर डे एक धरोहर का, 50 पैसे पर डे एक धरोहर का, ऐसा करके हम उसकी धरोहर रखने का एक काम हिंदुस्तान में शुरू कर दिया है और इसको बड़े स्केल पे हम इसको वेरी इनोवेटिव लॉन्च करेंगे, बड़े स्केल पे लेकर जाएंगे। घरों में जा जाकर जैसे गौ ग्रास होता है ना, उसी तरह गाड़ी रन करेगी 1 तारीख को कि भाई जिसके पास पड़ी धरोहर रखी हुई है वो इसमें डालते रहो और अपनी पर्ची लेते रहो, जब चाहिएगी आप फोन करना, हम लाख को वापस देते। बहुत बढ़िया। 2 तारीख को दूसरी कॉलोनी में, 3 तारीख को तीसरी कॉलोनी में, तो ऐसे पूरे महीने में 30 कॉलोनियों के अंदर रन करके फिर वापस रिवर्स साइकिल वैसा होता रहेगा। तो ऐसा करके हम इसका नाम दिया है सेल्फ स्टोरेज होम स्टोरेज। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नया काम अपने हिंदुस्तान में करना है। तो ये बातचीत इतनी शानदार जा रही है और गोल्डन नगेट्स ऐसे बरस रहे हैं, लेकिन आपके समय का भी ध्यान रखना है और वक्त का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि जो व्यक्ति वक्त का ध्यान नहीं रखेगा, वक्त उसका ध्यान नहीं रखेगा। सो बिफोर वी लीव, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, गोल्स पर काम करना, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस और बिलीफ्स। आप क्या सोचते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को या एज ए होल पब्लिक को कोई 3 चीज़ें बोलना चाहें कि ये सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी? देखो, सफलता के लिए तो जो भी आज तक के जो बुद्धिजीवी जिन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि सभी ही ज़रूरी है। यदि मुख्यतः यदि आप कहो कि 100 बिंदु है जो सफलता के लिए ज़रूरी है, मगर 100 में से 3 बिंदु ऐसे हैं जो मैं आपके अभी जी चर्चा करूँगा कि जो 90% आपकी सफलता के नज़दीक पहुँचा देंगे जी, और 97 बिंदु ऐसे हैं जो केवल 10% का, अरे वाह, एरिया को कवर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो 3 बिंदु जो 90%, चलो 90% पहुंच जाते हैं 3 बिंदु है, तो वो तो आसान हो जाएगा पहुंचना। तो पहला बिंदु ऐसा है कि जीवन में जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, आपकी सोच ऐसी हो, यू शुड बी आउट ऑफ बॉक्स थिंकर जी, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, बिल्कुल हटकर। लोग क्या कहेंगे वो भूल जाओ, लोगों को तो वैसे भी कहना है, वैसे भी कहना है जी, आप फेल होगे तब भी कहना है, तो लोग क्या कहेंगे, वो उससे दूर होकर आउट ऑफ बॉक्स, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अपना। अब किसी ने कहा कि आप हमेशा किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये कैप पहन के जाते हो। मतलब किसी आदमी ने मेरे से मिलना था और वहाँ 500 लोग थे, कैसे ढूंढेगा, वो फटाओ रमेश जी वो रहे कैप वाले, 2 मिनट में मेरे को ढूंढ लिया, बिकॉज आई एम आउट ऑफ बॉक्स। जी जी, तो एनीथिंग विच इज एक्सक्लूसिव, तो आप अलग से ही भीड़ में पहचाने जाओगे। तो यानी कि आपका तो सोच प्रोसेस है वो आउट ऑफ बॉक्स, नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी चीज हो उस प्रॉब्लम को समझो, एनालाइज करो और उसको जड़ से निकालो। ऊपर का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। मैंने झूठ को जड़ से निकालने की कोशिश करी जी, और मेरे को इलाज मिल गया जी, कोई कहते झूठ से कभी जड़ से होती है क्या, इलाज मिला, मैंने निकाली। जी, तो एनीथिंग विच कम्स, प्रॉब्लम जो होती है वो जड़ से खोद के निकाल के आपको रिजोल्व करनी होगी जी, तो ये सेकंड है कि प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं आती तो समझो कि आपका काम स्मूथ नहीं चल रहा। जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब काम आप कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हो, जी, तो वो आनी चाहिए और उसको जड़ से निकाल दो, प्रॉब्लम को जड़ से निकाल। जी, तीसरा जो हमेशा होता है, जब आपको, क्योंकि दुनिया बढ़ती है, आम है हम उसको सफलता मान लेते हैं कि वो मैं पहले 1 करोड़ का काम करता था, अब मैं 1.5 करोड़ का करने लग गया, अब 2 करोड़ का करने लग गया। ये सब बढ़ना है जी, पर मैं मेरे जीवन को इस बढ़ने को जीना नहीं मानता, जी, मैं चढ़ने को जीना मानता हूँ। बहुत बढ़िया। बढ़ने चढ़ने में बहुत फर्क है। लता है बेल, वो बढ़ती रहेगी, पर चढ़ेगी कब, जब उसके जीवन में कोई पेड़ आएगा तो वो चढ़ जाती है। बिल्कुल। तो हम व्यक्ति के जीवन में भी एक पेड़ आना जरूरी है। जी, हमारा पेड़ कोई आम पीपल पेड़ नहीं होता, हमारा पेड़ होता कर्म रूपी पेड़, सेवा रूपी पेड़। जी, मैं जब बढ़ता बढ़ता चढ़ना है मेरे को, तो मेरे को मेरे जीवन में कुछ सेवा रूपी पेड़ लगाने होंगे जिसमें मैं रैपिडली एकदम चढ़ जाऊं। तो व्यक्ति को काम करते करते मौका देखकर एवरी डे कुछ न कुछ समाज के हित का,
किसी दूसरे के हित का, किसी राष्ट्र के हित का सोच बनाते हुए, उसके लिए काम करते हुए अपने पेड़ का लगाना, ये मेरा तीसरा है। यदि पेड़ नहीं लगाओगे तो आप बढ़ते तो रहोगे पर चढ़ नहीं पाओगे, और यदि चढ़ोगे नहीं तो जीवन रिक्त है आपका, ये मान के चलो। नेमेट ओपी जिंदल जी, वो बढ़े नहीं वो चढ़े। प्रेम जी, वो बढ़े नहीं वो चढ़े। माननीय धीरूभाई अंबानी, वो बढ़े नहीं वो चढ़े। अनिल अग्रवाल जी विधंता वाले, वो बढ़े नहीं वो चढ़े। ये सब चढ़ने का फार्मूला इनको पता लग गया था जी जी, कि भी ऐसे चढ़ा जाता है, पता लग गया फार्मूला। अब इन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। तो तीसरा फार्मूला है कि चढ़ो। अग्रवाल पैकम्बुर ने विभिन्न काम की है चढ़ने हेतु। एक निद्रा दान केंद्र भी खोला है जयपुर अजमेर के बीच में, जो ट्रक चालक हमारे वो आराम से सो पाए जी, और उसको कम से कम 4-5 घंटे की एक दिन में नींद मिले, क्योंकि साधारण है आज ट्रक चालक 2 घंटे 50 मिनट सोता है, इसको 6 घंटे सोना चाहिए। तो उनको कैसे 4 घंटे प्लस सोया जाए, ऐसा एक निःशुल्क एक 200 चारपाई, 200 कंबल, लैट्रिन बाथरूम, पंखे, कपड़े धोने की मशीनें, उनके पित्तर के प्रात में पाँव धोकर वेलकम, ऐसा करके एक निद्रा दान केंद्र खुला है जी। तो जिसके कारण 18 सारे महीने में 12,000 नींद दिलाई जाती है। तो 17-18 लोग जाने उस केंद्र के कारण मरने से बच गए। ये IIM अहमदाबाद की भी केस स्टडी है। आमिर खान की भी एक बार सत्यमेव जयते आया था, उसमें भी इसको कवर किया गया था। जी। तो मैं कहता हूँ कि ये हमने एक थोड़ा सा सेवारूपीकरण, पेड़ लगाने का एक काम किया है। परिणाम आएंगे, इसके भी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इच्छा चढ़ने की है। ये भी FDR है। तो ऐसा करके मेरा ये तीसरा था। तो मैंने कहा कि 3 गुण यदि किसी में हो जाता है जी, तो 90% की यात्रा आपकी पूरी हो जाती है। बिकॉज इफ यू थिंक लाइक विद 3 गुणास, 3 जिसकी आदत, तो योर लाइफ और लिविंग इट इज 10% यू विल मेड इट, और ये 3 होने के बाद 90% यू विल टेक इट। यानी कि 3 विल बी कवरिंग 90% ऑफ योर लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो 3 के बाद 90% और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये है वो गोल्डन नगेट्स। आई बिलीव कि अभी आप छोड़ नहीं पाएंगे और पीछे जा करके दोबारा इसे देखेंगे, सुनेंगे, अपनाएंगे, इम्बाइब करेंगे अपने अंदर कि क्या चीज़ निकालनी है और कैसे ज़िंदगी में आगे ग्रो करना है। तो मैं अंत में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए, इस गॉप्टा टॉक्स के लिए, द ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी के लिए। और मेरी शुभकामना है कि APML और आप व्यक्तिगत तौर पर जो कुछ भी सोचते हैं, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं तेज़ी से ग्रो करें और वो लिगेसी बिल्ड करें जो लोग याद रखें जनरेशंस तक। थैंक यू सर। धन्यवाद संजय जी। थैंक यू। आपने सुना और लोगों तक सुनवाया मेरी बात, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई 1-2 व्यक्ति भी बदला, परिवर्तन हुआ, तो आज हमारा बैठना सफल हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।